नाजरीन रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। पाकिस्तान में कितने लोग अहम हैं? शायद चंद हजार एक फोन में समा सकते हैं, एक फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट में। मैं आपको यह बता सकता हूं कि इस मुल्क में जो बाअसर अफराद हैं, जो फैसले करते हैं, जो मामलात को देखते हैं दुनियावी तौर पर, अपर एचेलॉन्स ऑफ वर्ल्डली पावर पे बैठे हुए हैं, यानी कि अरबाब इक्तिदार है, वो मईशत के बारे में जानना चाहते हैं। लॉजिक से बात करूं, कुदरती तौर पे वो बिजनेस का ही प्रोग्राम देखेंगे ना, और क्या देखेंगे आप मुझे बताएं। सिर्फ एक शख्स जो कि जहनी तौर पर बहुत ही ज्यादा पसमानदा हो, वही रोजाना वही बातें सुनेगा ना। रोजाना शाम को WWE का मैच सज जाता है, 3 लोग आ जाते हैं, पीपल पार्टी से हॉकी टॉन्क मैन, नॉन लीग से हल्क होगन, PTI से अंडरटेकर, एंकर बन जाता है क्या वो वाला एम्पायर। लड़ाई झगड़े के अंदर बिल्कुल जैसे WWE में एक लात एक घूंसा उनके रेफरी को लग जाता है, एम्पायर को लग जाता है, धम करके जमीन पे गिर जाता है, फिर तीनों आपस में फ्री फॉर ऑल। रोजाना कितने दिन तक एक ही चीज देखते रहोगे WWE? लोग फेड अप हो गए हैं। मैं आपको सही बता रहा हूं। लोगों से मैं कहता हूं यार देखो, बात मईशत की किया करो, इकोनॉमी की, बिजनेस की बात किया करो। कहते नहीं यार, आप पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स पे बात किया करें। मैंने कहा क्यों, वाई? क्या हमारे मुल्क में हालात हाजरा हालात माजी से मुख्तलिफ है? नो, सेम थिंग। आप 2 साल के लिए बेहोश हो जाओ, आप 2 साल के लिए बेहोश हो जाओ, दोबारा से होश में आओ, दोबारा से होश संभालो, टीवी लगाओ, वही मसले मसाइल। नलके में कल भी पानी नहीं आ रहा था, नलके में आज भी पानी नहीं आ रहा। महंगाई का रोना कल भी था, आज भी है। सियासी तौर पे आप मुझे बताओ कि इस्तेहकाम इस मुल्क के अंदर ना पहले था ना आज है। जो वजीर आजम आता है पहली तकरीर में यही कहता है मुल्क बड़े नाजुक मरहले से गुजर रहा है। क्यों भाई आमिर भाई, बड़ी नाजुक सूरत हाल है ना। तो बात यह, मुल्क की हर वक्त ही नाजुक सूरत हाल है। हर वक्त हमें मुल्क के मुफाद में बड़े बड़े फैसले करने। अरे भाई, असल चीज ये है कि आप अपनी हकीकत को तो समझो। अरे सच बता रहा हूं कि लैला मजनू की भी मोहब्बत की कहानी न लिखी जाती अगर मजनू का पेट भरा हुआ ना होता। खाली पेट मोहब्बत भी नहीं हो सकती, मैं आपको बता रहा हूं। रांझे से पूछ लो, अगर उसका पेट खाली होता उसे कभी हीर अच्छी ना लगती। ये सारा मामला नोटू का और ये पापी पेट का है। ये ठीक हो जाए, मामला ठीक हो जाते हैं। अब लोग कहते हैं कि साहब फलां आदमी की बात सुननी चाहिए, फलां एंकर, फलां एनालिस्ट की बात सुननी चाहिए, बड़ी जनाब वो अहम बात है। अच्छा, कौन मशहूर एंकर है? अच्छा जी, बादामी बड़ा मशहूर एंकर है, अच्छी बात है। कब पिछली दफा प्रोग्राम कब देखा था उसका? याद नहीं। शाहजेब बहुत अच्छा प्रोग्राम करता है, कब देखा था पिछली दफा शाहजेब का प्रोग्राम? याद नहीं। डॉक्टर शाहिद मसूद की कयामत की पेशगोई पिछली दफा कब सुनी थी? जानते हैं, जानते सब हैं। और लुकमान साहब तो टीवी से ही गायब हो गए, किसी को पता ही नहीं लगा। तो बेसिकली बात यह है कि जो चीज आपके दिल के नजदीक है ना, आप वो सुनना चाहते हो। लोग बोलते हैं यार क्या गिद्दड़ सिंगी है इसके अंदर के, रोज व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर ये लड़का चल रहा होता है। हर आदमी कहता है यार छोटा सा एंकर है, मशहूर होने के लिए चला रहा है। मैं थोड़ी चला रहा हूं, आप खुद ही चला रहे हैं। क्योंकि मैं मईशत की बात कर रहा हूं, आम आदमी की बात कर रहा हूं, रोटी की बात कर रहा हूं, इसलिए लोग देख रहे हैं। ये जो तमाम मामलात होते हैं GDP के, ये गरीब आदमी को समझ में नहीं आता। जब मैं GDP पे प्रोग्राम करूंगा कौन देखेगा? जाहिर बात है बड़े सरकारी अफसर देखेंगे, ताजिर सनतकारों को भी नहीं पता। सच पूछो तो बहुत कम लोगों को पता है। देखो ये मेरे उस्ताद ने बताया था, मैंने अपने साथ आज तक बांध के रखा है। आपको भी मशवरा दे रहा हूं कि शक्ल, अकल और दौलत, इन तीनों चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। मैंने गरीबों के घर के अंदर बच्चे देखे हैं ऐसे खूबसूरत, बच्चियां देखी ऐसी खूबसूरत, और मैंने अमीरों के घर में ऐसे बच्चे बताने की नहीं हो रही। लेकिन और अकल का भी शक्ल से कोई ताल्लुक नहीं। शक्ल कितनी खूबसूरत हो, हाँ, लेकिन जब बात करे तो कहेगी तेरी मेहरबानी,
तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये क्या है। ये सिस्टम है, ये मेरे रब का सिस्टम है, उसने बनाया है। इन तीनों चीजों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। दौलत का तो बिल्कुल ही नहीं। लोग कहते हैं यार अमीर आदमी होगा तो इसमें अकल भी होगी, इसमें जहानत भी होगी, इसमें खूबसूरती भी होगी। भाई नोटू पैसा, प्रोग्राम रुपया पैसा है ना, नोटू पैसे का इस चीज से कोई ताल्लुक ही नहीं। मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूं, ये तो मेरे रब का इम्तिहान है यार। यकीन करो, अगले दिन मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, मेरा ताल्लुक तालीम और तदरीस से। बच्चे कहने लगे सर पैसा बड़ा जरूरी है, दौलत सब कुछ होती है। मैंने कहा क्या फायदा है ऐसी चीज का जो एक मुस्कुराहट नहीं खरीद सकती। दौलत एक मुस्कुराहट नहीं खरीद सकती, पुरखुलूस मुस्कुराहट नहीं खरीद सकती। दौलत मोहब्बत नहीं खरीद सकती। कितना रुपया पैसा इकट्ठा कर लो, मोहब्बत नहीं खरीद सकती। मोहब्बत रुपया पैसे से नहीं आएगी, क्योंकि ऐसी मोहब्बत में कोई खुलूस होगा ही नहीं जो रुपया पैसे से आए, और जब रुपया पैसा खत्म हो जाए तो मोहब्बत खत्म। ऐसी मोहब्बत नहीं। पुरखुलूस मोहब्बत से अगर आप बोलें तो अनमोल चीज है, खरीद नहीं सकते पैसों से। ईमान खरीद सकते हो पैसों से? नहीं खरीद सकते। तो जितनी कीमती चीजें हैं पैसों से खरीद नहीं सकते, तो मुझे बताओ फिर कीमत रुपया पैसे में तो नहीं लग सकती, दौलत में तो नहीं लग सकती। तो फिर आप मुझे बताएं कि फिर वर्ल्डी हिसाब से क्या चीज अहम है। अब यहां पे कॉन्टेक्स्ट में सोचें, क्या मोहब्बत रोटी खरीद सकती? देखो उल्टी बात है, कैसी अजीब फलसफे की बात कर रहा हूं, डॉक्टरी वाली बातें नहीं है, सीधी। एक साहब मुझे मिले, रुपए पैसे, मौजू याद रखना, पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स कुछ नहीं। साहब मुझे मिले, मुझे कह रहे हैं कि यार एक शरीफ सा लड़का ढूंढ रहे हैं अपनी बेटी के लिए। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने एक लड़का हाजिर कर दिया। मैंने कहा शरीफ है, 5 नमाजी है, रोजे रखता है, परहेजगार है। कहने लगे अच्छा नौकरी क्या करता? मैं कहा नौकरी नहीं करता, बेरोजगार। बेटी दोगे? कहते नहीं। तो मेरी नाजरीन बात सुने, ये बातें सुनने वाली, शुरू में मेरी बातें बड़ी अच्छी लगी, फिर आप मैंने एंटी क्लाइमेक्स क्रिएट कर दिया कि रुपये पैसे के बगैर आप लोग तो मानते कुछ नहीं। क्लियर कट में आपसे बात कर रहा हूं। तो इससे जाहिर क्या हुआ कि आप एक मटीरियलिस्टिक कौम हो, आपके लिए पैसा, नोटू, दौलत सब। रियलिटी में आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब मैंने उस बाप से कहा कि अपनी बेटी की इस लड़के से शादी कर दो, ये 5 वक्त का नमाजी है, परहेजगार है, लड़कियों को आंख उठाकर नहीं देखता, लेकिन नौकरी नहीं है, बेरोजगार। वो देखो कितने सारे बच्चे खड़े हुए, शरीफ बच्चे टीवी देख रहे हैं, 20 वक्त कह रहे हैं अंकल ने हमारे दिल की बात की है ना। लेकिन बेटा की तो नहीं ना तुमसे शादी, इस वजह से नहीं की क्योंकि तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, दौलत। कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गई। ये दुनिया की कॉन्ट्रडिक्शन है, ये दुनिया की कॉन्ट्रडिक्शन है। और इस कॉन्ट्रडिक्शन को जो समझ जाए वो मैं कहूंगा कि जीनियस आदमी है, क्योंकि मुझे तो आज तक समझ में नहीं आई। हमारे मुल्क के अंदर तोलते इंसान को किस चीज से हो? शादी पे मिलते हो, दावत पे मिलते हो, सबसे पहले पूछते हो रिहाइश कहां रखी है? वो बोलता है गुलबर्ग, तो उससे ज्यादा बात नहीं करते, मुंह चुरा लेते हो। दूसरा बंदा कहता है डिफेंस, क्लिफ्टन। ओह वेरी गुड, डिफेंस में कहां रिहाइश रखी है? गरीब आदमी को, आम आदमी को समझाना मुश्किल है। जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या चीज है? बहुत सारे मईशतदान इस मौजू के ऊपर वजाहत नहीं रखते। मैं आपको सही बात बताऊं, रियल जीडीपी क्या है, यानी महंगाई काट के जीडीपी क्या है, वो जानना एक और सवाल। आसान नहीं है ये काम, ये मुश्किल काम है। इन चीज़ों को समझना आसान नहीं है। हमारे यहाँ इसको कॉमन सेंस क्वेश्चन समझते हैं। स्टॉक एक्सचेंज चढ़ गया, मुल्क की मईशत ठीक हो गई, 4 दिन से मुबारकें लेता फिर रहा हूँ। अच्छा कल गिर जाएगी तो इसके माने हुकूमत नाकाम हो गई? नहीं। स्टॉक एक्सचेंज को महवर बनाया जा सकता है, हाँ भी नहीं भी, अगर मुल्क के अंदर माशी तरक्की हो रही होगी और देखो इसके साथ एक सस्टेनेबल होगी, ठीक है, पायदार होगी, तो फिर स्टॉक एक्सचेंज के बढ़ने पर मैं आपको मुबारकबाद दूंगा और गिरने पर हुकूमत से क्रेडिट लूंगा। अभी क्या है कि बेवजह में मुबारकें लेना शुरू कर देना, जो कि आप लोगों की पुरानी आदत है। काम हुआ नहीं उससे पहले मुबारक लेना शुरू कर देना, फिर काम बिगड़ जाने के ऊपर फौरन दूसरों पर तनकीद शुरू कर देना।
ज़रा सा हल्का हल्का लो, समझने की कोशिश करो सिचुएशन है क्या। चलो अब इसी पस मंज़र में मुख्तसरन 2 मिनट में बताता हूँ स्टोरी है क्या। स्टोरी कुछ ऐसी है कि हुकूमत के पास बहुत सारे इदारे होते हैं। उन हसास इदारों ने हुकूमत को मुतला किया कि आपके ख़िलाफ़ बड़ी डट के कैंपेन चलने वाली है और कैंपेन का महवर होगा आम आदमी और मईशत। आपकी माशी कारकर्दगी को टारगेट बनाकर आपके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। हुकूमत के पास ये रिपोर्ट पहुंची, हुकूमत को अंदाज़ा हुआ अभी गड़बड़ होने को है। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब का प्रेशर अलहदा बन रहा है ना। मोहना सिलाई साहब ने अलहदा प्रेशर डाला हुआ है। हुकूमत एकदम सटपटा सी गई। उन्होंने कहा कि जनाब अब इसको काउंटर करना है, जो कि बिल्कुल सही बात है, मैं एग्री करता हूं गवर्नमेंट के साथ। तो गवर्नमेंट ने कहा हम इसको काउंटर करेंगे। किस तरह से काउंटर करेंगे? इसको काउंटर करेंगे हम अपनी माशी कामयाबियों के जो वाक़यात हैं उनको बयान करके। मेरे साथ मेरे ख्याल टेलीफोन लाइन के ऊपर मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं। मुख्तसरन लुकमा दे रहा हूं आपको डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब के अंदर की सटोरी क्या है, स्टोरी नहीं, अंदर की सटोरी है ये। तो डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, हुकूमत ने भी फिर कोशिश की कि अपोजिशन के आने वाले ताबड़तोड़ हमलों के पेश नज़र अपनी माशी कारकर्दगी को पेश करें। अब बढ़ा चढ़ा के पेश करें या उनकी कामयाबियों को पेश करें, ये एक अलहदा चीज़ है। अब जब उन्होंने काउंटर करने के लिए आर्गूमेंट पेश की तो फिर जाहिर बात है अपोजिशन भी सटपटा गई। अपोजिशन ने कहा भाई कैसे पता लग गया पहले से कि हमने ये एजेंडा बनाया, ये प्रोग्राम बनाया कि हम माशी कारकर्दगी को टारगेट करेंगे। अब ये 3-4 दिन हुकूमती शुमारियात को चैलेंज करने में निकल गए, लेकिन उनको पता था कि माजी में भी हम ये गलत काम करते रहे हैं, क्योंकि नॉन लीग और पीपल पार्टी भी अपने दौर में उल्टे सीधे शुमारियात छाया करते रहे। तो उनको काफ़ी देर बाद ये अंदाज़ा हुआ कि अब हम इसको काउंटर कैसे करें। तो डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब बेसिकली कसूरवार नॉन लीग और पीपल पार्टी वाले थे, जिनके पास इतना अरसा हुकूमत रही। उनको चाहिए था शुमारियात का निज़ाम ठीक कर लेते। अगर वो कर लेते तो आज उनको इस तरह हजीमत ना उठानी पड़ती। क्या कहते हैं आप? हाँ जी अली, बहुत शुक्रिया। बात बिल्कुल आपकी ठीक है। थोड़ा सा अगर इस गवर्नमेंट को भी देखा जाए तो मेरे ख्याल में बात समझ आई है इनको, लेकिन ज़रा देर से आ गई है कि चलें जैसे पिछली हुकूमतें थीं वो उनकी जो कह लें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री है या इकोनॉमिक एडवाइजरी है या जो इनके सेक्रेटरीज हैं वो जैसे नंबर्स के साथ हेर फेर करते हैं और बढ़ा चढ़ा के चीज़ें पेश करते हैं। वो एक अलग बात है कि उन बढ़ाई चढ़ाई चीज़ों का ग्राउंड रियलिटी के साथ बिल्कुल ताल्लुक नहीं होता, या ग्राउंड रियलिटी से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। और यही सूरत मेरा इन्होंने की। अगर आज से हम महीना या 2 महीने पहले चले जाएं तो देखें यही गवर्नमेंट कह रही थी कि हमारा जो आज GDP टारगेटेड है वो तकरीबन 2% या 2.1% है, और एकदम से वो जैसे अचानक ईद आ गई, यकदम ईद आ गई, तो यकदम जो है आपकी ग्रोथ वो 2.1 से 3.9-2% पे चली गई। तो हैरानी तो होती है, लेकिन वो थोड़ा सा आप उस टीम की तरफ भी तवज्जो देना। ये वही लोग हैं जो पीछे नून लीग की गवर्नमेंट में काम कर रहे थे या उससे पीछे PP की हुकूमत में काम कर रहे थे। तो अब जहां तक बात जो इंडिकेटर्स बता रहे हैं वो आप भी उसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उसमें शुकूक शुबहात तो डेफिनेट सी बात हैं। लेकिन मसला ये है कि ये इस तरह के बड़े बड़े अशारिये दिखा के क्या मुल्क की तरक्की जो है या लोगों की जिंदगी जो है उसमें आसानी आई है? मैंने जैसे आपसे बात की कि चूंकि ये नंबर जो है इनका अगर ग्राउंड रियलिटी के साथ कंपैरिजन किया जाए तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। तो इसके लिए तो हमने पिछले 22 साल वो मेहनत नहीं की या ख्वाब नहीं देखे कि अगर इन्होंने भी वैसे ही करना है जैसे पिछली गवर्नमेंट्स कर रही हैं। और इस गवर्नमेंट को तो एक दो लोग हैं इक्का दुक्का उनको कह सकते हैं कि अपोजिशन में से थोड़ा सा उसको रजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। खुशकिस्मती से इस गवर्नमेंट को अपोजिशन मिली नहीं है, उसके बावजूद ये अपनी कारकर्दगी जो है उसको उतने अच्छे तरीके से नहीं दिखा पाए। बल्कि मैं पिछले दिनों वो बयान पढ़ रहा था उनका, असद उमर का, वो कहती है मैंने 29 अप्रैल 2019 की बात की थी, उसमें मैंने बता दिया कि पाकिस्तान जो है वो राइट ट्रैक पे चढ़ पड़ा है। हम जो टेक ऑफ जो उस पोजीशन में है वो टेक ऑफ पाकिस्तान टेक ऑफ में पहुंच चुका है। अब हम बड़ी तेजी के साथ अगली स्टेज के ऊपर जाएंगे। अब इस तरह से अशारिये जो हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप उनको शो करके ये कहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो टेक ऑफ पोजीशन ले चुका है, क्या एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो गया है, क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो गया, क्या सर्विस सेक्टर जो है उससे मैक्सिमम बेनिफिट जो हम ले सकते हैं, जो पाकिस्तान में पोटेंशियल है, क्या वो लिया जा रहा है?
तो वो तो बीइंग एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट मैं समझता हूँ भी पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है एग्रीकल्चर सेक्टर से काम लेने का, इंडस्ट्रियल सेक्टर से काम लेने का। वो डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, है। यहाँ आपको चंद लम्हात के लिए रोकूंगा, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपकी गुफ्तगू से आगे लेकर चलेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अकील करीम डैडी साहब, जो कि मुल्क के मारूफ मैं कहूँगा ताजिर, सनतकार, सरमायाकार, रहनुमा हैं और मुल्क की मईशत के ऊपर बड़ी मजबूत गिरफ्त रखते हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको शो। जी वालेकुम सलाम। जनाब अकील करीम डैडी साहब, बात कुछ ऐसी है कि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक नंबर्स तो अच्छे आ गए, उनकी ट्रांसलेशन हम स्टॉक मार्केट पर देख रहे हैं। जो देखने वाले सुनने वाले सबसे पहले तो आपकी राय ये लेना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी पायदार रहेगी, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में एक चीज आप ध्यान में रख लें कि ये एक बहुत सस्ती मार्केट है और वैल्यू उसमें है। कॉर्पोरेट रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, मुल्क ग्रोथ की तरफ जा चुका है। आने वाले दिन मार्केट के लिए फर्दर बेहतर हो सकते हैं। लोअर इंटरेस्ट रेट हैं और लोअर इंटरेस्ट रेट इंडिकेट करते हैं कि इक्विटी मार्केट परफॉर्म कर सकती है। साथ में डिविडेंड यील्ड भी आपके इंटरेस्ट रेट से बेहतर आ जाते हैं। साथ में स्टॉक मार्केट में एक स्पेकुलेशन भी होती है। तो लोग इन्वेस्टमेंट जरूर करें, लेकिन कोशिश करें, स्टडी करें और उन वैल्यूज में बाय करें जिसमें उनको वैल्यू दिखे। बाज दफा कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसमें स्पेकुलेशन होती है, हमें उससे अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली छोटे इन्वेस्टर के लिए मेरी ये राय है कि वो इस बैलेंस शीट वगैरह को देखें और अच्छे स्टॉक्स बाय करें। वैल्यू अभी भी है, मार्केट परफॉर्म अभी भी करेगी और नुकसान के बहुत कम अंदेशा है, क्योंकि आगे भी मुझे जो फ्यूचर पाकिस्तान का दिख रहा है वो काफी बेहतर दिख रहा है। इस वक्त जो एक्टिविटीज हो रही है ये मैंने पहले कभी देखी नहीं है और बहुत ज्यादा लोग बिजनेस की तरफ माइल हो रहे हैं। बहुत ज्यादा इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई है। इतनी बड़ी एक्सपेंशन शायद हम सोच भी नहीं सकते थे जो हो रही है। और ये गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है, ये पॉलिसी अब इक्विटी मार्केट के इन्वेस्टर को भी सपोर्ट करती है, इंडस्ट्रिस्ट को भी सपोर्ट करती है। क्योंकि आप अगर टेक्सटाइल, होम टेक्सटाइल सबको उठा के देखें, गवर्नमेंट ने इतनी जबरदस्त पायदार पॉलिसी दी है कि अब लोगों के हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं। लोग एक्सपेंशन पे भी जाना शुरू हो गए हैं, लोगों के रिटर्न भी अच्छे बन रहे हैं। पहले अमूमन हम लोग इंपोर्ट करके खाने के आदी हो चुके थे और हम अपनी लोकल इंडस्ट्री पे रिलाई कम कर रहे थे। अब हम कहीं भी चले जाएं, चाहे आईटी सेक्टर ले, टेक्सटाइल लें, केमिकल लें, हाउसिंग को ले लें या किसी भी तरफ हम देख लें, हर तरफ हमें बूम दिख रहा है। हमारी सारी रिकॉर्ड सेल हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी हमारी काफी बढ़ गई है, मुल्क के नंबर बहुत अच्छे हो गए। करंट अकाउंट को ले लो, ट्रेड डेफिसिट में भी कमी आई है, फिर रिमिटेंस आपका बढ़ गया है, फिर आपका रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसा नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस सिचुएशन पहले हमने नहीं देखी थी। सबसे बड़ी बात कि आपका रुपया इस वक्त स्ट्रॉन्ग हो रहा है और रुपए का स्ट्रॉन्ग होना ये इंडिकेशन है कि पाकिस्तान उन मसाइल से अब निकल चुका है। और अब पहले क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम ये थी कि जब डिवैल्यू होता था तो महंगाई बढ़ती थी, तो अब आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि अब आप डिवैल्यूएशन फैक्टर भी आपसे दूर हो गया है, जिसकी वजह से रातों रात महंगाई हो जाती थी। अच्छा तो अकील करीम डैडी साहब, एक छोटा सा लुकमा आपको देना चाहूँगा। बुनियादी बात यह है कि क्योंकि कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, हाउसिंग, इसका आपने मुख्तसरन जिक्र किया, लेकिन यहाँ पर एक सप्लाई गिलट तैयार हो गई है, यानी कि ओवर सप्लाई हो गई है। ख़ास तौर पे अपर और मिडिल क्लास के लिए जो हाउसिंग यूनिट्स तैयार होने हैं वो बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में तैयार हो गए हैं। ऑफिस और शॉप्स बहुत ज़्यादा तैयार हो गई जिनकी अभी डिमांड मौजूद नहीं है। इस तक के जो शॉपिंग मॉल हैं वो भी आने वाले 8, 9, 10, सिर्फ कराची शहर के अंदर 8, 9 या 10 शॉपिंग मॉल आ रहे हैं। सर, ये ओवर सप्लाई क्रिएट होने से कहीं कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के ऊपर आगे जाके प्रेशर तो नहीं आएगा? देखिए, आपने जो बात की, मैं सिर्फ छोटी सी बात का जवाब दूंगा। कराची के अंदर जितने मॉल है ना, दुबई से 10% भी नहीं है। जितने मॉल दुबई में है ना, उससे 10% नहीं है। कराची दुबई से बड़ा शहर है।
दुबई पूरा मुल्क उठा लो और कराची शहर उठा लो तो कराची उस पर भी बढ़ा है जी। अब मैंने आपको छोटी सी बात बता दी, पाकिस्तान में पहले लोगों के पास बाइंग पावर नहीं था। इस गवर्नमेंट की पॉलिसी से लोगों का बाइंग पावर बढ़ा है। ये छोटी बात नहीं होती है। आप जो कह रहे हैं ना बाइंग पावर पहले इसलिए नहीं था कि पहले लोग चंद लोग अफोर्ड कर सकते थे। अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी ऐसी बनाई है कि लो हाउसिंग में सब्सिडी दे रही है, इंटरेस्ट रेट पे सब्सिडी दे रही है। हर गरीब आदमी जो 40,000 से कम तनख्वाह वाला बंदा आज घर खरीदने के काबिल हो गया है। मिडिल क्लास के लोग अब घर खरीद सकते हैं। ये 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ लोग हैं जिनका बाइंग पावर अब बढ़ा है, जिनको मॉर्गेज की फैसिलिटीज मिलेंगी। और अगले ये 30 साल की मैं बात कर रहा हूँ, हर साल अगर हम 3 लाख मकान बनाए, अगले साल 3.25, उसके अगले साल 3.5, तो आपकी इंडस्ट्री को हर साल एक्सपेंशन में जाना होगा। ये पॉलिसी किसी ने दी नहीं थी, ये हमारी गवर्नमेंट ने दी है। इसको सबको मिलकर अप्रिशिएट करना चाहिए। पहले गरीब आदमी सिर्फ अपने आप को गोली मार सकता था, घर नहीं खरीद सकता था। लेकिन आज मैं आपको गारंटी देता हूं, जो आदमी 14,000 रुपए किराए पे रहता है ना, वो 12,000 किस्त दे के मकान का मालिक बन जाएगा। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? और ये आपको हमें समझने की जरूरत है। ये बाइंग पावर अगर निकला है ना, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से निकला है। हाँ, अगर ये गवर्नमेंट पॉलिसी ना देती तो फिर मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता। मैं कह रहा हूं आपको हर साल 3 लाख मकान बनाने, ये पॉलिसी के बाद, और इसके बावजूद भी डिमांड कम नहीं होगी। डिमांड अपनी जगह पे रहेगी। इसी की वजह से स्टील में एक्सपेंशन होगी, इसी की वजह से सीमेंट, इसकी वजह से केबल, इसी की वजह से टाइल, इसी की वजह से पाइप, इसी की वजह से स्टील, इसी की वजह से आपको बूम मिलेगा। पाकिस्तान रूरल और अर्बन इकोनॉमी इसको परफॉर्म कर रही है। बाइंग पावर उनका बढ़ा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। और ये साल मुश्किल साल था, इसके बावजूद हम अच्छी कंडीशन में है। लेकिन अगला साल मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये पाकिस्तान का बहुत अच्छा साल होगा। आपके रिजर्व बढ़ गए हैं, आपका रुपी स्ट्रॉन्ग हो गया। अब आपको उससे ज्यादा कोई चीज हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, जो आज हो चुकी है। और ये सबको समझना पड़ेगा। अगर लोग कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, तो फिर सबको चाहिए कि सारी कंपनीज की बैलेंस शीट मंगवा लें और उन बैलेंस शीट में पैसा देख ले कितना पड़ा हुआ। नहीं, कल तो बेचारे मिफ्ता इस्माइल साहब फंस गए। वो किसी ने कैंडी लैंड की बैलेंस शीट निकाल ली, उन्होंने कहा आपका तो डबल मुनाफा हो गया। देखे, मिफ्ता इस्माइल की प्रॉफिटेबिलिटी डबल नहीं हुई है। उसका नून के दौर में 35 करोड़ प्रॉफिट था, 1.5 अरब है। इसको डबल नहीं कहते, 5 गुना बढ़ा है प्रॉफिट। 5 गुना, ओह, 5 टाइम। और ये कोई मिफ्ता अकेला नहीं है, पूरे पाकिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड ये हो रहा है। और लोग पैसे बना रहे हैं, लोगों को बाइंग पावर बढ़ा है, लोग बाइंग कर रहे हैं। ये बार बार लोग गलत बयानी करते हैं, हमें उससे दूर होना चाहिए। जो अच्छा काम है अप्रिशिएट करें, जो बुरा काम है उसको क्रिटिसाइज करें। ये हमें आदत अपनी चेंज करनी पड़ेगी। सियासतदान अब हम नहीं बन सकते, हम सियासतदान नहीं है। हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि हम झूठ बोले। हर मुल्क में इस मुल्क को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। इस गवर्नमेंट ने अच्छी पॉलिसी दी है। मैं मानता हूं कि प्राइम मिनिस्टर खुद सिंगल हैंडेड बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। इनको सपोर्ट 8-10 लोगों का है, लेकिन अगर इनको पूरी टीम का जब सपोर्ट मिलेगा, फिर आप देखें क्या चेंज आता है पाकिस्तान। एक से एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो रही है, एक से एक जगह जहां इनको बुरा दिखता है। आप ये देखें, इंडिया ने हमारे खिलाफ जारियत की, आपकी गवर्नमेंट ने जवाब दिया। कश्मीर इशू यूएनओ में हमने टेकअप किया। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ी है। इस मुल्क में लोगों का मोरल हाई हो रहा है। गवर्नमेंट के जो डिसीजन है, इजराइल का मामला है, डट के गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। तो हमें अपनी इस गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करना चाहिए। इतना ही मुकम्मल गवर्नमेंट हर जगह पे अच्छे स्टेप उठा रही है, ये पहले हमने कभी नहीं देखा था। और मैं समझता हूँ अपोजिशन गवर्नमेंट अगर एक साथ बैठ के अपने मसाइल हल करेगी, तो फिर ये मुल्क अब चेंज होने जा रहा है। इस मुल्क में जो एक्टिविटीज होगी, हमारी और आपकी सोच से भी बाहर होगी। अच्छा, अकील करीम डेडी साहब, आप सालिसी के भी माहिर हैं। जब भी किन्हीं दो फरीकों के दरमियान लड़ाई हो जाती है, तो आप उनकी सुलह कराने में पेश रहते हैं।
अगर हुकूमत और अपोजिशन को माशी एजेंडा के ऊपर एक पेज पर लाना हो तो क्या आपको सालिस बनाया जा सकता है? क्या आपको जी हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी बनती है कि हर अच्छे काम में अपना हाथ बटाए, चाहे अकेली बेटी हो चाहे एक्स कोई भी हो, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम काफी अरसे से अपने मुल्क को बहुत पीछे ले जा चुके हैं। अब टाइम आ गया है हम अपने लोगों को सपोर्ट करें, इनको मजबूत करें, गुर्बत को दूर करें, लोगों को बाइंग पावर बढ़ाए, लोगों को महंगाई से सब्सिडी से मसला हल नहीं होगा, लोगों की इनकम बढ़ाए, और ये हम लोगों की सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और इसी से हम बहुत आगे बढ़ेंगे। आने वाले दिन मैं आपको यकीन से दिलाता हूँ बहुत अच्छे दिन मुझे दिख रहे हैं और ये सियासतदानों को बैठना चाहिए, मुल्क के इंटरेस्ट में बैठना चाहिए, भूख के इंटरेस्ट में बैठना चाहिए, अपनी आवाम की बेरोजगारी को दूर करने के लिए उनको बैठना चाहिए। सब आवाम की बात करते हैं, तो जब आवाम की बात करें तो आवाम के लिए हमें इकट्ठा होने की जरूरत है और इस मुल्क को मजबूत करना है और इस मजबूती की वजह से आम आवाम का बाइंग पावर बढ़ेगा, आम आवाम के मसाइल दूर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया अकील करीम डैडी साहब, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए, गुफ्तगू की आपने। और मैं भी हमेशा ये कहता हूँ कि देयर शुड बी अ बैलेंसिंग एक्ट। देखो मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूँ बट so you know I don't mind accepting the fact that the government may have succeeded on quite a few fronts. If the government works further on improving or alleviating poverty and bringing people out of poverty तो बड़ा अच्छा होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस मौजू को मुकम्मल करते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात यही हो रही थी कि हमेशा गुफ्तगू करनी है ऐसी कि हुकूमत का भी जो एक मौक़िफ़ है वो भी सामने आए, अगर कोई अवामी मौक़िफ़ है वो भी सामने आए और कोशिशें करनी है कि बैलेंस्ड लेके चलें। अब ये मुस्तकिल बुनियादों पर तनकीद भी अच्छी नहीं लगती। अब जब एक बात है किसी ने कोई चीज़ अचीव कर ली तो अब हम शुरू हो जाए नहीं जी नहीं ये गलत है, ये झूठ है। इसको आगे लेकर चलते हैं। हुकूमत को अब अगला जो है अपने लिए एक सेट करना चाहिए जो ऑब्जेक्टिव है, और वो ये है कि अवाम के लिए अब आसानियाँ पैदा करें, और मेरे ख्याल करेंगे तो ये आगे आने वाले दिनों के अंदर हमने देखना है। यहाँ पर प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक एंड वेरी